क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जिसे दुनिया आज विज्ञान, तकनीक और शांति के प्रतीक के रूप में देखती है, वही देश कभी अपनी जनता की नस्ल तय करने लगा था? जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान की। उसी जापान की जिसने दुनिया को रोबोटिक्स, एनिमे और इलेक्ट्रॉनिक्स दिए। उसी ने कभी कानून बना दिया था कि कौन इंसान बच्चे पैदा कर सकता है और कौन नहीं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। जापान की सरकार ने 20वीं सदी के बीचों बीच यूजेनिक्स नाम के खतरनाक विचार को कानून बना दिया था। यूजेनिक्स यानी ऐसी नीति जिसमें यह तय किया जाए कि कौन से लोग अगली पीढ़ी को जन्म देने के लायक हैं और कौन नहीं। और इस लायक या नालायक का आधार था उनकी मानसिक, शारीरिक और आनुवंशिक स्थिति। कहानी शुरू होती है सन से 1940 के आसपास, जब जापान में नेशनल यूजेनिक लॉ लाया गया। इसका मकसद था देश की नस्ल को बेहतर बनाना, जनसंख्या को नियंत्रित करना और विकलांग या मानसिक रूप से बीमार लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना। लेकिन असली और बड़ा झटका आया साल 1948 में, जब वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में बना यूजेनिक प्रोटेक्शन लॉ। इस कानून ने डॉक्टरों को यह अधिकार दे दिया कि वे मानसिक, शारीरिक या आनुवंशिक रूप से कमजोर माने जाने वाले लोगों की नसबंदी कर सकते हैं, वो भी बिना उनकी इजाजत के। सोचिए, किसी को यह कह दिया जाए कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यह कानून जापान की आधुनिक छवि के बिल्कुल विपरीत था। एक तरफ जापान तकनीकी क्रांति के रास्ते पर था, दूसरी ओर वह अपनी ही जनता की स्वतंत्रता छीन रहा था, वो भी विज्ञान के नाम पर। इस कानून का इस्तेमाल करके करीब 16,000 से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। इनमें से बहुतों को तो बताया तक नहीं गया कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। कई मामलों में तो यह लोग बहुत गरीब या समाज से कटे हुए थे, जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। कई लड़कियों और महिलाओं को मानसिक रूप से अस्थिर या कमजोर घोषित करके उनकी जबरन सर्जरी कर दी गई, जिससे वो कभी मां नहीं बन सकीं। कई मामलों में लोगों को उनके परिवार से छिपाकर हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन कर दिया गया। सोचिए, इंसान का सबसे बुनियादी अधिकार, जीवन देने का अधिकार, उनसे छीन लिया गया, वो भी कानून के नाम पर। सरकार का तर्क था कि इससे देश पर बोझ नहीं बढ़ेगा, विकलांग या बीमार बच्चों की देखभाल का खर्च बचेगा और समाज अधिक स्वस्थ और शुद्ध रहेगा। लेकिन यह सोच कहीं ना कहीं अमानवीय थी। समय के साथ जापान में भी विरोध की आवाजें उठने लगीं। 1970 और 80 के दशक में मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे चुनौती देना शुरू किया, लेकिन तब तक यह कानून जड़ें जमा चुका था। हैरानी की बात यह है कि जापान ने यह कानून 1996 तक बनाए रखा। 1996 में जाकर इसे रद्द किया गया और उसकी जगह मातृत्व संरक्षण कानून लाया गया। लेकिन तब तक हजारों जिंदगियां तबाह हो चुकी थीं और यह सवाल रह गया था, क्या इतना देर से माफी मांगने से न्याय मिल सकता है? वे थी केकी सैनिया। साल 2019 में जापानी संसद ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और सरकार ने तय किया कि जबरन नसबंदी का शिकार बने हर व्यक्ति को 3 करोड़ येन का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बहुत से पीड़ितों का कहना था कि यह पैसे उनके जीवन की क्षति की भरपाई नहीं कर सकते। जापान इस रास्ते पर अकेला नहीं था। जर्मनी में नाजी शासन के दौरान यूजेनिक्स को चरम पर पहुंचाया गया। लाखों यहूदियों, विकलांगों और अन्य अल्पसंख्यकों को मार दिया गया क्योंकि उन्हें शुद्ध नस्ल में बाधा माना गया। अमेरिका में भी 1907 से 1969 तक करीब 60,000 लोगों की जबरन नसबंदी की गई, जिनमें ज्यादातर काले, मूल अमेरिकी और गरीब समुदाय से थे। स्वीडन, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों में भी ऐसी नीतियां लंबे समय तक लागू रहीं। आज जब हम वैज्ञानिक प्रगति की बातें करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, जेनेटिक स्क्रीनिंग, डिजाइनर बेबी जैसी तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम यूजेनिक्स के अतीत को याद रखें।
विज्ञान तभी तक मानवता का साथी है जब तक वो करुणा और अधिकारों के साथ जुड़ा हो। जापान ने एक लंबा सफर तय किया, एक ऐसी नीति से जो मानवता के विरुद्ध थी आज तक, जहां वो तकनीक और नैतिकता का उदाहरण बन चुका है। लेकिन यह इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि समाज की प्रगति का मतलब यह नहीं कि अतीत को भूल जाएं। हमें उन हजारों लोगों की आवाज सुननी चाहिए जिनकी जिंदगियां कानून की स्याही से हमेशा के लिए बदल दी गईं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमने इस अंधेरे इतिहास से सबक लिया है, या फिर कहीं ना कहीं किसी और देश में, किसी और रूप में वही सोच फिर से आकार ले रही है।